दोस्तों, बॉलीवुड की लिविंग लेजेंड्स में से एक अदाकारा रेखा को करीब से जानने वाले अक्सर कहते हैं कि रेखा होना आसान नहीं। और अगर रेखा की जिंदगी पर नज़र डालें तो ये बात सच ही लगती है। आज कुछ लोग भले रेखा की लाइफस्टाइल को लेकर उन पर उंगली उठाते हों, लेकिन किसी पर अपनी राय बनाने से पहले हमें उन हालात को भी ध्यान में रखना चाहिए जिन हालात से वो शख्स गुजरा है। रेखा की मां पुष्पावली साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस थीं और पिता थे साउथ के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन। लेकिन उन्हें कभी पिता का प्यार नहीं मिला। जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए उन्हें बचपन से साउथ की फिल्मों में काम करना पड़ा और कहा जाता है कि शोषण का शिकार भी होना पड़ा। रेखा को साउथ से बॉलीवुड लाने का श्रेय प्रोड्यूसर कुलजीत पाल को जाता है। कुलजीत पाल ने 1969 में रेखा को अपनी फिल्म अनजाना सफ़र के लिए साइन किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे राजा नवाथे और हीरो थे बिस्वजीत। इस फिल्म में रेखा की मर्जी के बिना उनके साथ एक लंबा किसिंग सीन शूट किए जाने के कारण काफ़ी विवाद हुआ था। बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बिस्वजीत ने रेखा का काफ़ी शोषण किया था और इस तरह रेखा बॉलीवुड में कदम रखते ही ज़बरदस्त चर्चा में आ गई थी। खैर, किसिंग सीन की वजह से अनजाना सफ़र सेंसर में फंस गई और कई सालों बाद दो शिकारी नाम से रिलीज़ की गई थी। अनजाना सफ़र की शूटिंग के दौरान ही बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर मोहन सहगल ने रेखा को अपनी फिल्म सावन भादो के लिए साइन कर लिया था। इस फिल्म में रेखा के साथ न्यू कमर नवीन निश्चल थे। सावन भादो सुपरहिट रही और इस तरह रेखा बॉलीवुड की कामयाब एक्ट्रेसेस में तो शामिल हुई ही, उनके अफेयर की कहानियां भी सुनने में आने लगी। माना जाता है कि बॉलीवुड में रेखा का पहला अफेयर नवीन निश्चल के साथ था। हालांकि यह अफेयर ज़्यादा दिन नहीं चला। सावन भादो की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आ गए रेखा और नवीन निश्चल ये फिल्म रिलीज होने के कुछ ही माह बाद अपने अपने रास्ते चल दिए। इसके बाद रेखा को एक्टर किरण कुमार के साथ देखा जाने लगा। जाने माने एक्टर जीवन के बेटे किरण कुमार ने भी उन्हीं दिनों बॉलीवुड में कदम रखा था। रेखा और किरण कुमार ने किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया था और इनकी मुलाकात कॉमन दोस्तों के जरिए हुई थी। रेखा और किरण कुमार दोनों ही इस रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर थे और बात शादी तक पहुंच गई थी। लेकिन किरण कुमार के पिता जीवन किसी भी तरह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। किरण कुमार घर वालों की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सके और इस तरह रेखा और किरण कुमार हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। किरण से मिले जख्म पर किरण के खास दोस्त विनोद मेहरा ने जब मरहम रखा तो रेखा का जख्म भरने लगा और इस तरह रेखा धीरे धीरे विनोद मेहरा के करीब आने लगी। इतने करीब कि इन दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन रेखा की किस्मत ने एक बार फिर धोखा दे दिया। कहते हैं कि शादी के बाद विनोद मेहरा जब रेखा को अपनी मां कमल मेहरा से मिलाने ले गए तो कमल मेहरा ने रेखा को बहू मानने से इनकार कर दिया। कहा तो यहां तक जाता है कि उन्होंने रेखा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। इस घटना से रेखा पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उन्होंने सारा ध्यान फिल्मों पर लगाना शुरू किया और एक के बाद एक हिट फिल्में दी। रेखा की इन हिट फिल्मों में ज्यादातर फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ वाली थी। इधर दर्शक इस जोड़ी को पसंद कर रहे थे, उधर खुद ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे। अमिताभ बच्चन ने तो कभी इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन रेखा कई मौकों पर इशारों इशारों में अमिताभ के लिए अपनी दीवानगी का इजहार करने लगी। अमिताभ और रेखा की नज़दीकियां जल्द ही अमिताभ के पत्नी जया की नज़र में आ गईं। जया ने रेखा को अमिताभ से दूर रहने की वार्निंग तो दी ही, पति अमिताभ पर रेखा के साथ काम न करने की पाबंदी भी लगा दी। इतना ही नहीं, खुददार और कुछ दूसरी जिन फिल्मों के लिए अमिताभ और रेखा को साइन किया गया था, जया ने उन फिल्मों से रेखा को आउट करवा दिया। रेखा उस दिन कश्मकश के दौर से गुजर रही थी। उसी दौरान रेखा की मुलाकात दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई। रेखा के जबरदस्त फैन मुकेश अग्रवाल के लिए रेखा के साथ शादी करना किसी ख्वाब का पूरा होने जैसा था। चंद मुलाकातों में ही मुकेश ने अपना दिल खोल कर रख दिया। 4 मार्च 1990 को रेखा और मुकेश ने शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मुकेश को किसी का फैन होने और किसी का पति होने के फर्क का एहसास हो गया। जब मुकेश के दोस्त मजाक के बहाने रेखा का अतीत बार बार सामने लाते तो मुकेश अंदर ही अंदर कुढ़न में डूब जाते। इसी कुढ़न में मुकेश डिप्रेशन का शिकार हो गए और 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने छत के पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। मुकेश की मौत के लिए सीधे सीधे रेखा को जिम्मेवार ठहराया जाने लगा।
रेखा के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। मीडिया तो उन्हें एक खलनायिका की तरह पेश कर ही रहा था, इंडस्ट्री के लोग भी मौके का फायदा उठाते हुए उनके खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे थे। रेखा के खिलाफ बयानबाजी का एक दौर सा शुरू हो गया था। फिल्म मेकर सुभाष घाई ने तो रेखा को फिल्म इंडस्ट्री के लिए कलंक तक कह डाला था। सुभाष घाई का बयान था कि रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे पर जो दाग लगाया है उसे धो पाना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसके बाद अब कोई भी सम्मानित परिवार किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपनी बहू बनाने से पहले 2 बार सोचेगा। सुभाष घाई ने रेखा के करियर को समाप्त घोषित करते हुए ये भी कहा था कि कोई भी समझदार डायरेक्टर अब उनके साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि दर्शक उन्हें भारतीय नारी या इंसाफ की देवी के रूप में कैसे स्वीकार कर पाएंगे। सुभाष घाई के साथ ही कई दूसरी फिल्मी हस्तियों ने भी रेखा के खिलाफ जमकर जहर उगला था। बल्कि रेखा के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके अनुपम खेर ने तो रेखा को नेशनल वैम्प ही कह डाला था। अनुपम खेर का कहना था कि वो नेशनल वैम्प बन चुकी हैं। मुझे लगता है कि प्रोफेशनली और पर्सनली उनके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता कि जब मेरा उनका आमना सामना होगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। सुभाष घाई और अनुपम खेर के इन बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेखा उस दौरान किन हालात से गुजर रही होंगी। लेकिन दाद देनी होगी इस औरत की हिम्मत की, जिसने खुद को ऐसे मुश्किल दौर में संभाले रखा। रेखा ने इन हालात का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपनी फिल्मों और अपने काम के जरिए धीरे धीरे सबका मुंह बंद कर दिया और आज भी इंडस्ट्री को अपनी चमक से रोशन किए हुए हैं। सच तो यह है कि आज रेखा के बिना बॉलीवुड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बस ये नहीं पता चल सका कि आज जब अनुपम खेर का रेखा से आमना सामना होता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं।